हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल संजीवनी। और आज अपन पढ़ेंगे दर्पण समीकरण के बारे में। पहले मैं प्रीवियस पार्ट की अगर बात करूं कि पीछे अपन ने कौन कौन सी चीजें हैं जो किरण प्रकाशिकी के अंदर पढ़ ली है, तो पीछे अपन ने प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ लिया है। प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ रूल्स थे वो अपन ने देख लिए थे, कुछ नियम देख लिए थे। उसके बाद में समतल दर्पण द्वारा अपन ने प्रतिबिंब निर्माण देखा था। उत्तल व अवतल दर्पण से विभिन्न प्रकार के जो प्रतिबिंब बनते हैं वो अपन ने देख लिए थे। और एक चीज आपने देखी थी कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के मध्य क्या संबंध होता है, तो R बराबर आया था 2f। डेरिवेशन मैंने आपको करवा दिया था, आप उस डेरिवेशन को रफ नोटबुक में करके देखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और काफी बार वो एग्जाम में आता है। ठीक है, अब आज का जो अपना टॉपिक है वो है दर्पण समीकरण। क्या? दर्पण समीकरण। अपन ये देखते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अपने काम में आने वाला है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले दर्पण समीकरण को पढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूं चिन्ह परिपाटी के बारे में। वैसे तो चिन्ह परिपाटी के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन दोबारा देख लो चिन्ह परिपाटी क्या होती है। चिन्ह परिपाटी जो है वो क्या होती है वो अपन एक बार देख लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था आप करनी क्या है, आपको करना है x और y एक्सिस जो है वो आपको बनानी है। तो आपने x और y एक्सिस बना ली और ये जो मूल बिंदु है, ये जो मूल बिंदु है ये क्या होता है, ये दर्पण के ध्रुव पे रखा होता है। अब सपोज कर लो कि आप ये मान लो कि आप अवतल दर्पण काम में ले रहे हो। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। तो देखो मैंने ये यहाँ पे अवतल दर्पण ले लिया है और ये इसका क्या है, ध्रुव है जो मूल बिंदु पे रखा है। ठीक है, अब आप मेरे को एक बात बताओ, जो वस्तु की दूरी है सबको पता है, अगर वस्तु रखी हुई है तो वस्तु x से रखी जाएगी। तो वस्तु की जो दूरी है उसे अपन u से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? u से। और जो प्रतिबिंब बनता है उसे किससे लिखते हैं अपन? v से। किससे? v से। समझ पा रहे हो बात को? इस साइड वाली दूरियों को अपन धनात्मक लेंगे। ठीक है क्या? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि ये है y डैश, समझ रहे हो, और ये क्या है? x डैश, सॉरी x डैश, और ये है x, ये है y और ये वाला हो गया y डैश। इधर वाली दूरियां हैं वो कैसी होती है? ऋणात्मक होती है, और इधर वाली दूरियां कैसी होती है? धनात्मक होती है। ये ऊपर की साइड आप लेते हो धनात्मक और नीचे की साइड आप लेते हो ऋणात्मक। तो ये थी चिन्ह परिपाटी, इसी के हिसाब से आपको दूरियों को लेना है। ठीक है क्या? चलो तो अपन स्टार्ट कर देते हैं। क्या दर्पण जो समीकरण है वो क्या होता है वो अपन एक बार देख लेंगे कि दर्पण समीकरण क्या होता है। अब आप इस दर्पण समीकरण की एक जो दूसरी हेडिंग जो है वो भी आप नोट कर लोगे कि इसी को कैसे लिख के अगला एग्जाम में दे सकता है, तो वो भी आप देख लोगे। तो अथवा लगा के आप लिख सकते हो, गोलीय दर्पण के लिए वस्तु की दूरी, इसे वस्तु को बिंब भी बोल सकते हैं। वस्तु को क्या बोल सकते हैं अपन? बिंब। तो वस्तु की दूरी u, फोकस दूरी, फोकस दूरी मतलब स्मॉल f, एवं प्रतिबिंब, क्या हो गया? प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की दूरी v में संबंध, v में संबंध, समझ रहे हो? तो अपनी जो हेडिंग है उसे दो प्रकार से एग्जाम में जो एग्जामिनर है वो पूछ सकता है। कैसे? एक तो आपको कह देगा दर्पण समीकरण बताओ कि दर्पण समीकरण क्या होती है, और एक आपको अथवा में देखो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि वस्तु की दूरी, फोकस दूरी एवं जो प्रतिबिंब की दूरी v होता है उसमें क्या संबंध होता है, ये भी आपको पूछ सकता है। तो सबसे पहले अपन संबंध देख लेते हैं, इनके बीच में क्या संबंध होता है। तो देखना, अगर आपको क्वेश्चन ऐसे आ जाए, सुनना पहले क्वेश्चन, समझ ढंग से समझ लो। क्वेश्चन आएगा गोलीय दर्पण के लिए वस्तु की दूरी, फोकस दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी के मध्य संबंध लिखिए। तो आपको वो संबंध लिख के आना है। एक नंबर का प्रश्न जब भी आता है एग्जाम में तो केवल आपको वो संबंध ही लिखना है। तो वो मैं आपको बता देता हूं, देखो क्या आ जाएगा, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये हो
गया इनके बीच में संबंध, समझ पा रहे हो, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक है क्या। तो ये है वो सूत्र जिसे अपन क्या बोलते हैं, दर्पण समीकरण, जो मैंने लिख दिया है। जहां लगा के भी आप चीजों को लिखोगे, इस सूत्र के बारे में आप जरूर से जरूर लिखोगे। देखो मैं आपको दोबारा बता देता हूं कि जब भी आपको प्रश्न लिखा हुआ मिले, जो मैंने बोला है, तो आंसर में आप ये लिखोगे, उसके बाद में जहां लगा के इस फॉर्मूले पे जो जो पद आए हैं उन्हें भी आप समझाओगे। जैसे जहां स्मॉल f क्या है वो आप बताओगे एग्जामिनर को, तो स्मॉल f क्या है, स्मॉल f है फोकस दूरी, स्मॉल f क्या है, वो है फोकस दूरी है, ठीक है। चलो v क्या है, v तो v है प्रतिबिंब की दूरी, किसकी दूरी, v है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। चलो नेक्स्ट u, स्मॉल u या कैपिटल u से आप जैसे लिखना चाहो लिख सकते हो। u क्या है, वस्तु की दूरी, तो वस्तु या फिर बोल सकते हो आप बिंब, बिंब भी बोल सकते हो की दूरी, ठीक है क्या। अब जितनी भी दूरियां हैं वो हमेशा ध्रुव से नापते हैं, आप कहां से नापते हैं, ध्रुव से, आप ये याद रखोगे। तो एक नंबर का प्रश्न जब भी पूछेगा आपको तो आप आंसर में ये फॉर्मूला लिख के जहां लगा के बस इतना लिख के आओगे। अब ये फॉर्मूला आया कहां से वो अपन देख लेते हैं, ठीक है। तो याद हो गया आपको ये दर्पण समीकरण क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस में 1/u, ये है आपका दर्पण समीकरण। एक नंबर में पूछे तो इतना लिखे होगे आप। चलो अब आगे अपन इसका डेरिवेशन कर लेते हैं कि ये जो अपना दर्पण समीकरण है ये आया कहां से था वो अपन देख लेते हैं, ठीक है। चलो तो इसका जो डेरिवेशन है वो अपन कर लेते हैं। ठीक है, चलो तो अपन अब कर लेते हैं डेरिवेशन। इसका जो डेरिवेशन है वो क्या होगा वो अपन देख लेते हैं। मैंने हेडिंग डाल दी, इसका डेरिवेशन अपन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो डेरिवेशन है वो अपन देख लेते हैं। चलो तो अपन अब वो जो सूत्र आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, वो कहां से आया है वो अपन देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं इसकी बात करूं, 2019 में ये आया हुआ है। 4 नंबर के ना जो बड़े प्रश्न होते हैं उनके अंदर ये आता है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसके ऊपर नोट्स लगा लोगे तो ये डेरिवेशन आपका ये बहुत बार आता है, ठीक है। तो आरबीएसई बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन देखें तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और 4 नंबर का जो बड़ा डेरिवेशन है उसके अंदर ये पूछ जाता है, ठीक है। तो डेरिवेशन अपन स्टार्ट करते हैं। अब डेरिवेशन में सबसे पहले क्या बनाते हैं आपको पता हो तो अपन सबसे पहले बनाते हैं रे डायग्राम। तो अपन इसका बना लेते हैं डायग्राम। तो डेरिवेशन में सबसे पहले अपन बना लेते हैं इसका एरो बना के डायग्राम। तो इसका डायग्राम देख लेते हैं। इसका जो चित्र होगा वो क्या होगा वो अपन देखते हैं। तो इसका डायग्राम देखो, सबसे पहले देखो मेरे पास एक है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। उत्तल और अवतल दोनों के लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। दोनों के लिए आप ये जो फॉर्मूला है, जो सूत्र है, कौन सा, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये आप उत्पन्न कर सकते हो उत्तल और अवतल दोनों दर्पणों की सहायता से। अब मैं आपको जो करा रहा हूं कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u जो सूत्र उत्पन्न हुआ है, तो अपन वो सूत्र बना रहे हैं, वो डेरिवेशन कर रहे हैं कौन से दर्पण की सहायता से? अवतल दर्पण की सहायता से। तो देख लो, अपन पहले डायग्राम बना लेते हैं। तो ये कौन सा दर्पण हो गया? तो ये हो गया आपका डायग्राम। बहुत ही ज्यादा कंप्लीट और नीट एंड क्लीन होना चाहिए, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि डायग्राम सबसे पहले होता है तो एकदम नीट और क्लीन, बहुत ही साफ सुथरा आप बनाओगे, ठीक है। तो ये हो गया अवतल दर्पण, और ये आपने बना लिया इसका द्वारक, ये हो गया ध्रुव, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है आपके तो ये आप बना लोगे, ठीक है। अब बना लेते हैं इसकी मुख्य अक्ष। तो ये मैंने इसकी बना दी है क्या? मुख्य अक्ष। कौन सी अक्ष? मुख्य अक्ष, ठीक है। चलो अब आपको पता होगा कि r बराबर क्या होता है? r बराबर होता है 2f। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी की क्या होती है? दुगनी होती है। देखो मैंने ये बनाया है
फोकस बिंदु, ठीक है, और ये यहां है वक्रता केंद्र, ठीक है क्या। देखो आप याद रखोगे जितनी दूरी ध्रुव से फोकस बिंदु की होती है उतनी ही दूरी फोकस बिंदु की किससे, वक्रता केंद्र। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर ही होगा, और ये पूरा 10 सेंटीमीटर होगा। कैसे, क्योंकि इसी का तो डबल है ये। अरे ये वाली दूरी 5 है तो ये वाली कितनी आएगी 10। ये तो है r बराबर 2f, क्योंकि ये वाली दूरी तो है f और ये वाली दूरी कितनी है r, वो आपको पता होता है। चलो अब मैंने क्या किया है, यहां पे ये वस्तु को रख दिया, ठीक है। तो ये मैंने वस्तु को रखा है, दिखाई दे रही है वस्तु। वस्तु है वो ए बी है, कौन सी है, ए बी। ये मैंने वस्तु ले ली, ठीक है। चलो अब अपन इससे बना लेते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंबों का जो निर्माण है वो कैसे होता है वो सभी को पता है। सबसे पहले आप क्या करोगे, एक समानांतर मुख्य अक्ष के समानांतर किरण को भेजोगे। जो प्रथम नियम था प्रतिबिंब निर्माण का अपन वो इसमें लगा देते हैं। तो ये अपना जो प्रथम नियम है वो लगा देते हैं, मुख्य अक्ष के समानांतर किरण ये आपतित होगी दर्पण के ऊपर, दिखाई दे रही है सारों को। और परावर्तन के पश्चात कहां से होके गुजरती है, सभी को पता है कहां से, ये गुजर गई है आपकी फोकस बिंदु से, ठीक है। दूसरा जो नियम है वो इसका उल्टा है। तीसरा बताओ, तो तीसरा नियम क्या कहता है कि वक्रता केंद्र से जो होके जाएगी वो वक्रता केंद्र पे ही वापस लौट आएगी। तो देखो ये मैंने कहां पे भेज दिया है भाई, वक्रता केंद्र के ऊपर भेज दिया है, ठीक है। चलो तो वक्रता केंद्र पे जो जाती है वो दर्पण पे 90 डिग्री का कोण बनाती है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात सही। और ये ऐसे गई है तो ये ऐसे वापस लौट आई। देखो तीर बहुत जरूरी है, आप ये जरूर ध्यान रखोगे कि जो आप प्रकाश की किरण बना रहे हो उस पे तीर जरूर बनाना है कि कैसे किरण आई और कैसे वो गुजरी, ठीक है। तीसरा नियम पूरा हो गया। अब चौथा नियम बताओगे आप क्या, तो वो आपकी याद हो तो वो क्या कहता है, वो कहता है कि ध्रुव पर किसी कोण पर आपतित जो किरण है आई कोण पे आ रही है तो वो आर पे वापस जाती है, ठीक है, वो याद होगा आपके। तो ये देखना, ये किसी कोण पे आ गई, आई कोण पे आ गई तो इसी कोण पे ये वापस लौट जाएगी, ठीक है क्या, दिखाई दे रहा है आपको। चलो तो ये आपने देख लिया। अब जो किरणें हैं वो कहां मिल रही है, परावर्तन के पश्चात टकराने के पश्चात ये यहां मिल रही हैं। तो यहां ये क्या बन गया है, ये बन गया है प्रतिबिंब, जिसका नाम मैं बोल देता हूं क्या, बी डैश ए डैश। बोलो किरण चित्र के अंदर ये जो डायग्राम मैंने बनाया है इसमें किसी की दिक्कत हो तो बता सकते हो आप। देखो मैंने बेसिकली किया क्या है, मैंने इनके अंदर प्रतिबिंब निर्माण के नियम मैंने आपको 4 लिखवाए थे। पहला नियम समानांतर लेके आ गया, फोकस से गुजार दिया, वक्रता केंद्र से लेके आया, वक्रता केंद्र पे वापस भेज दिया, और लास्ट वाला है किसी कोण पे आई है वो उसी कोण पर वापस चली गई, ठीक है क्या। चलो अब चल देते हैं इसके अंदर, देखो डायग्राम को कंप्लीट कर लेते हैं। वस्तु की दूरी को किससे लिखते हैं बताओ, वस्तु की दूरी होती है u, तो ये हो गया u, ठीक है क्या। चलो आगे, ये प्रतिबिंब है तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी होती है, वो ध्रुव से नापना है, ध्यान रहे। तो प्रतिबिंब की दूरी होती है v, तो ये हो गया v, ठीक है क्या। चलो और ये वाली दूरी कितनी है, ये वाली बताओगे आप f, तो ये स्मॉल f है। अरे v है, f है और ये u है, समझ गई बातों को। ये वाली दूरी देखो, ध्रुव की फोकस बिंदु से दूरी फोकस दूरी, ध्रुव की प्रतिबिंब से दूरी v है, और ये वाली दूरी क्या है u। ये आपका हो गया रे डायग्राम। रे डायग्राम में ही सारी बातें छुपी हुई होती है, इसलिए रे डायग्राम को आप बहुत ही ध्यान से देखोगे। अब इसकी थ्योरी जो है वो इस डायग्राम के हिसाब से आपको लिखनी है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ही आप इसकी क्या लिखोगे, थ्योरी लिखोगे। तो इसकी थ्योरी आप है ना क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कि एक बहुत ही छोटे द्वारक वाले, छोटे द्वारक MPN वाले अवतल दर्पण के सामने
u दूरी पर किसी वस्तु AB को रखा गया है। ठीक है, ये कितनी दूरी पर रखा है आपने? AB पर। तो चित्रानुसार MPN छोटे द्वारक वाले अवतल दर्पण, देखो छोटा द्वारक, क्योंकि अपन थ्योरी में वो काम में लेंगे छोटा द्वारक है। छोटे द्वारक वाले अवतल दर्पण के सामने एक बिंब यानी वस्तु AB को u दूरी पर रखा गया है। वस्तु से मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण, तो ये वाली किरण जो है मैं उसे नाम देता हूं, देखो A है तो यहां से आप लिख लो G। ठीक है, मुख्य अक्ष के समानांतर किरण AG आपतित होती है जो परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरे जाती है। ठीक है, आगे आप लिखोगे कि वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण वक्रता केंद्र पे ही वापस लौटती है। इस प्रकार किरणों के मिलने से दर्पण से V दूरी पर प्रतिबिंब B' A' का निर्माण होता है जो वास्तविक है एवं उल्टा है। देखो अवतल दर्पण है तो वास्तविक होगा ही होगा। ठीक है, क्योंकि देखो मैंने 6 स्थिति आपको करवाई थी, 5 में वास्तविक बनता था। ठीक है, तो वास्तविक एवं उल्टा प्राप्त होता है। दर्पण की फोकस दूरी स्मॉल f है, तो ये आपकी थ्योरी होगी। देखो इसी को देख देख के मैंने लिखा है तो आप लिख पाओगे। चलो अब आगे आप इसका डेरिवेशन कर देते हैं। थ्योरी मैंने बता दी है, तो अब आप क्या करोगे? देखो आपको त्रिभुज लेने हैं, 2 त्रिभुज है ना, 2 के 2 जोड़े लेने हैं। अगर आप उन त्रिभुजों को याद रख लेते हो तो आपकी सारी बातें याद रहेंगी। ठीक है, तो देखो मैं बता देता हूं कौन कौन से त्रिभुज आपको लेने हैं। आपको वस्तु और प्रतिबिंब को जोड़ना है। देखो पूरा काम वस्तु और प्रतिबिंब पे ही चल रहा है, तो आपको वस्तु और प्रतिबिंब को जोड़ने वाले 2 त्रिभुजों को लेना है। तो देखो मैं एक काम करता हूं, यहां देखना, ये त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा AB'F, ये वाला सभी को दिखाई दे रहा है। देखो मैं इसे 1 दे देता हूं, नाम 1 दिख रहा है। और दूसरा है FGP, इसे मैं 2 बोल देता हूं। FGP सभी को दिखाई दे रहा है। A', B', ये भी सभी को दिखाई दे रहा है। ये 2 मैंने क्या ले लिए? त्रिभुज ले लिए। तो देखो आप लिखोगे त्रिभुज, त्रिभुज कौन कौन सा? A', B', F एवं कौन सा त्रिभुज है? FGP, FG और P, ये त्रिभुज में। ठीक है, ये मैंने 2 के लिए त्रिभुज ले लिए। ठीक है, अब देखो थ्योरी में आपको एक लाइन लिखनी है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस त्रिभुज को लेने से पहले क्या लिखोगे? क्योंकि द्वारक बहुत छोटा है, द्वारक क्या है? बहुत ही ज्यादा छोटा है, इसलिए ये MPN को एक सरल रेखा माना जा सकता है। देखो ये क्यों लिखा है मैंने, इसके बारे में तो मैं आपको थोड़ी देर बाद में बता दूंगा, लेकिन ये लिखा कैसे है वो मैं आपको बता देता हूं। देखो ये दिखाई दे रहा है, अगर सपोज करो, देखो यहां देखना सारे, ये मैंने देखो यहां बनाया था, वहां दिखाई दे रहा होगा आपको। ये देखो ये मैंने बनाया है अवतल दर्पण। ठीक है, द्वारक को छोटा करो, अभी आपको गोल आकृति नजर आ रही, द्वारक को छोटा करो, मैंने थोड़ा सा काट दिया। अब आपको ऐसे लग रहा है कि ज्यादा गोल नहीं है ना, चलो थोड़ा सा और छोटा कर दो द्वारक। अब बताओ, तो आप कहोगे सर ये तो सरल रेखा हो गई। ये कौन सी रेखा हो गई? सरल रेखा। तो यही तो बात मैंने बोली है, क्या कि द्वारक जब क्या होगा? बहुत छोटा होगा, तो M, P और N को आप क्या मान सकते हो? एक सरल रेखा मान सकते हो। तो M, P, N क्या हो जाएगी? एक सरल रेखा हो जाएगी। तो आप लिखोगे कि जब द्वारक M, P, N बहुत छोटा होगा तो M, P, N को आप एक सरल रेखा मान सकते हैं। ये थ्योरी में आपके आएगी, क्योंकि देखो जब आप ये वाला और ये वाला त्रिभुज लोगे तो देखो ये वाली जो रेखा है, जब तक ये वाली रेखा सीधी नहीं होगी तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं, क्योंकि यहां तो ये रेखा ऐसे गोल है, और अगर ये गोल हुई तो ये त्रिभुज नहीं है, फिर तो ये चाप बन गया। मेरी बात समझ आ रही है? तो इस रेखा को सीधा मानना पड़ेगा, तभी ये वाला G, F और P ये वाला एक त्रिभुज की तरह व्यवहार करेगा, वरना त्रिभुज की तरह व्यवहार नहीं करेगा। समझ पा रहे हो बातों को? तो आपको यहां थ्योरी में क्या लिखना है? आप लिखोगे M, P और N एक क्या है? छोटा द्वारक है। कैसा द्वारक है? छोटा द्वारक है, इसलिए M, P, N को अपन क्या मान सकते हैं? एक सरल रेखा मान सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लिख लोगे। अब आपने 2 त्रिभुज ले रखे हैं, A', B', F एवं O, F, G, P में। देखो
मेरे को बताओ क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप है? बिल्कुल है। कैसे है वो आप देखोगे। देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण 90 डिग्री, क्योंकि ये समरेखा है ऐसे, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण कितना है? 90 डिग्री। तो आप लिख दोगे क्या? देखो ऐसे a डैश b डैश, जो बीच में लिखते हो वही कोण होता है a डैश b डैश f, ये वाला कोण बराबर है इस त्रिभुज में कौन सा कोण है? ये आ जाएगा g p और f, और आगे लिख दोगे 90 डिग्री, या फिर हिंदी में लिखना चाहो तो समकोण। ठीक है, तो ये बराबर हो गए। अगला देखो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, ये वाला कोण इसके बराबर क्यों है? क्योंकि ये है शीर्षाभिमुख कोण। कौन से कोण है? शीर्षाभिमुख कोण। तो आप लिख दोगे कोण b डैश f a डैश बराबर हो जाएगा कोण g f p के, और ये कौन से हो जाएंगे? शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, चलो अगर किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो जाए, तीसरा अपने आप बराबर, इसका मतलब ये त्रिभुज क्या हो चुके हैं? समरूप हो चुके हैं। तो आप नीचे लिख दोगे अतः दोनों त्रिभुज समरूप है। कैसे है? समरूप है। या त्रिभुज कैसे हो चुके हैं? समरूप हो चुके हैं। और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, ये आपने पढ़ा है। तो देखो संगत भुजाएं ले लेना, वैसा आप कुछ नहीं करना, संगत भुजाएं लो। देखो आप लोगे सबसे पहले ये a डैश b डैश, देखो ये वाली भुजा, तो इसकी कौन सी आएगी? इसकी जीपी आएगी। देखो इसकी लंबवत ले रहे हो तो इसकी भी तो लंबवत ही आएगी। इसका आधार लोगे तो इसका आधार क्या आएगा, और इसका कर्ण लोगे तो इसका भी क्या आएगा? कर्ण आएगा। तो देखो इसका ले लिया मैंने a डैश b डैश, बोलो यहां तक सही है। तो उसकी कौन सी लोगे? इसका a डैश b डैश, तो उसका जीपी, तो उसका जीपी नेक्स्ट बराबर होगा इसके, इसका आधार ले लो तो ये आया b डैश f, ये आपने पढ़ा है 10th क्लास में, सबको पता होता है। और इसका आधार क्या है? fp। बोलो यहां तक किसी की दिक्कत है? ये समीकरण बना लोगे क्या? देखो इन समीकरणों पे बात चल रही है सारी से, 2 मिनट में आंसर आते हैं, ज्यादा हार्ड नहीं। ठीक है, तो ये आपने समीकरण बना लिया। अब देखो मेरी बात सुनना, प्रतिबिंब है आपके पास a डैश b डैश, लेकिन इसमें इस पूरी समीकरण में वस्तु कहां है? क्योंकि वस्तु तो a भी है। मेरी बात समझ आ रही है? इसमें वस्तु नहीं है। मैंने कहा था वस्तु और प्रतिबिंब पे ही बातें चल रही हैं, तो आपकी वस्तु आनी जरूरी है। तो देखो क्या मैं ऐसे नहीं बोल सकता जीपी जो है वो तो AB के बराबर ही है? देखो दोनों आपस में क्या है? बराबर ही है, क्योंकि ये एक सरल रेखा है ऐसे, और ये आयत सा बन रहा है, और ये देखो ये इसके क्या आएगी? बराबर। तो आप यहां लिख दोगे चूंकि जीपी बराबर है AB, कहां से? चित्र से, डायग्राम से आप बोल रहे हो। अतः ये वाले समीकरण कैसे बन जाएगी? a डैश b डैश अपॉन ab इज इक्वल टू b डैश f अपॉन fp। ये आ गई आपकी समीकरण 1। इसमें वस्तु भी है और इसमें प्रतिबिंब भी है। बोलो यहां तक किसी को दिक्कत है तो आप दोबारा इसे देख सकते हो। ठीक है क्या? चलो अब देखो एक त्रिभुज का जो युग्म है वो अपन और ले लेते हैं जिसमें वस्तु भी और प्रतिबिंब भी आ रहा हो। तो देखो सभी को दिखाई दे रहा है ये वाला त्रिभुज, बड़े वाला a b और p, इसमें वस्तु आ रही, और ऐसे ही a डैश b डैश p, ये वाला देखो दोबारा सुन लो, a डैश b डैश p, ये वाला त्रिभुज सभी को दिखाई दे रहा है। इसमें क्या आ रहा है? इसमें प्रतिबिंब आ रहा है। और a b p, इसमें क्या आ रहा है? इसमें वस्तु आ रही है। तो त्रिभुज ले लोगे आप, त्रिभुज कौन सा a डैश b डैश p एवं a b p में। ठीक है क्या? बताओ यहां तक बातें सही है? चलो इन दोनों त्रिभुजों को भी समरूप देखो आप, ये दोनों भी समरूप है। कैसे है समान रूप? दो कोण बराबर कर दो, तीसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। तो आप कहोगे सर कोण b डैश बराबर कोण b की है, ये दोनों समरूप है, नहीं है क्या? लिख दो ये बात, समरूप नहीं समकोण है। ठीक है, सॉरी भाई ये क्या है? समकोण। ये वाला 90 डिग्री, ये वाला भी कितना 90 डिग्री। तो एक तो आपको सभी को दिखाई दे रहा है a डैश b डैश p, a डैश
बी डैश पी, यानी ये वाला कोण 90 डिग्री है, इसमें ए बी पी, तो बराबर होगा ए बी और पी के। ठीक है क्या, ये आपका आ गया पहला समीकरण, पहला कोण आपने बराबर कर दिया। अब दूसरा और करो, तो दूसरा ये इसके बराबर नहीं है क्या, ये कोण आई बराबर कोण आर नहीं है क्या। देखो ये तो चौथा नियम था, याद करो, किसी कोण पे आने वाली किरण किसी कोण पे वापस लौट जाती है, नहीं लौटती क्या, तो ये वाला कोण इसके बराबर नहीं है क्या, तो ये बिल्कुल है इसके बराबर। तो आप ऐसे लिख सकते क्या, कोण P बराबर कोण P। ठीक है, इसका लोगे आप कोण A डैश P B डैश, A डैश P B डैश, और उसका क्या आ जाएगा बताओ, A P और B। ठीक है क्या, इनके कारण जरूर लिख दो, उसमें तो लिख दोगे 90 डिग्री, और इसमें आप क्या लिखोगे, कोण I बराबर कोण R। बोलो सही है क्या, ये वाला कोण I है, ये क्या है कोण R, तो दोनों बराबर हो गए। और दो कोण बराबर होते हैं, आप यहाँ पे दोबारा वही लाइन लिखोगे, कौन सी लाइन आएगी बताओगे, सारे कौन सी लाइन आ जाएगी बताओ, अतः दोनों त्रिभुज समरूप हैं। क्या है, समरूप, इसलिए भुजाओं का जो अनुपात है वो क्या होगा, बराबर। तो ये वाला लाइन दोबारा आप यहाँ लिख लोगे ना, चलो इसके नीचे वो लाइन आप दोबारा लिख लेना, मैं डायरेक्ट अब इनके अंदर क्या लगा दूंगा, इनकी भी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर। देखो ये वाले त्रिभुज भी अब क्या हो चुके हैं, समरूप। कौन कौन से त्रिभुज की बात की मैंने, एक तो ये बड़े वाले और एक ये बड़े वाला, दोनों क्या हो गए, समरूप हो गए, और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो बराबर कर दो, देखो इसकी ये वाली लंबवत भुजा ले ली, तो इसकी लंबवत ये है, तो आप लिखोगे, क्या लिखोगे बताओ, ये आ जाएगा, देखना ये आपका A डैश B डैश अपॉन ए बी। ठीक है क्या, A डैश B डैश अपॉन ए बी, इसका आधार ले लो तो B डैश P, और उसका आधार क्या है, BP। ठीक है क्या, इसका आधार आपने ले लिया, क्या था बताओ, इसका आधार था B डैश P, और इसका आधार है P और P। बोलो सही है क्या बात। अब कई बच्चे ऐसे, कईयों को डाउट आ सकता है कि सर आपने कर्ण तो काम में लिया ही नहीं। देखो मैंने लंब और कर्ण ही काम में, लंब और आधार ही काम में क्यों लिए, इनके बारे में आपको एक बात बताता हूं। देखो क्योंकि लंब का मतलब तो देखो वस्तु और प्रतिबिंब से है, और आधार में ये दूरियां आ रही हैं। देखो कर्ण वाली जो दूरियां है वो अपने को पता ही नहीं, तो अपन काम में क्यों नहीं, समझ पा रहे हो बातों को, क्योंकि आपने ये पढ़ा है कि इसका अनुपात इसके साथ, इसका अनुपात इसके साथ, और कर्ण वाली का अनुपात कर्ण वाली के साथ बराबर होता है। लेकिन दो से काम चल रहा है, तीसरे की जरूरत ही क्या है। ठीक है, तो अपन ने केवल इसकी लंबवत भुजा, इसकी भी लंबवत भुजा, इसका आधार तो इसका भी आधार लेके दो को ही लेके काम चलाया है, तीसरे की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये वाली आपकी समीकरण हो गई 2। ठीक है क्या, बोलो ठीक है। चलो समीकरण 1 व 2 से आप क्या कह सकते हो, देखो इसमें भी A डैश B डैश अपॉन AB है, इसमें भी A डैश B डैश अपॉन AB है, तो दोनों समीकरण को बराबर रख दो, तो ये वाला मान इसके क्या हो जाएगा, बराबर। देखो यहां से आप ऐसे लिख सकते हो, यहां से मान वहां रखने पर, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, यहां लिख दोगे, आप ऐसे लिखोगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 और से, बोलो क्या लिखोगे, समीकरण 1 और 2 से आप लिख सकते हो B डैश F अपॉन F P इज इक्वल टू B डैश P अपॉन BP। सही है क्या, चलो अब इनमें से जिनके मान आपको पता है वो रखते जाओ साथ साथ, और चिन्ह परिपाटी के साथ में। देखो मैंने बताया था आपको कि चिन्ह परिपाटी है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चिन्ह परिपाटी के साथ में मान रखने। ठीक है, चिन्ह परिपाटी यहाँ पे काम में आ जाएगी, आप सीख जाओगे, फिर न्यूमेरिकल में भी आपकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलो सबसे पहले अपन इसके अंदर क्या करते हैं, चिन्ह परिपाटी के साथ में मान रखने की कोशिश कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि B डैश F क्या है, तो देखोगे B डैश F, तो सर ये तो कुछ भी नहीं है, ये कुछ है क्या, तो फिर इसे कैसे निकालें, तो आप कहोगे सर इसे आप ऐसे लिख सकते हो B डैश P माइनस FP। देखो B डैश F ये रहा, इतना ही, ये कुछ नहीं है, लेकिन B डैश P ये V है ना, और इसमें से FP ये F है, इसे घटा दोगे तो ये आ जाएगा। तो
इसी समीकरण को थोड़ा सा और आगे लिख लेते हैं, फिर आप आगे काम कर देंगे। तो देखो बी डैश पी माइनस एफ पी, डायग्राम से लिखा है मैंने, एफ पी इज इक्वल टू बी डैश पी अपॉन बी पी। अब आप चिन्ह परिपाटी के साथ यहां मान रख दोगे, तो आप लिखोगे चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से बोलो बी डैश पी कितना है, तो बी डैश पी देख लो, बी डैश पी देखोगे सारे ये वाला, ये कितना है बताओगे, तो ये v है, v है ना प्रतिबिंब की दूरी, तो ये v है। चलो एफ पी बताओ, एफ पी कितना है, एफ पी, तो ये क्या है, तो फोकस दूरी होती है, अरे एफ पी पी से दूरी फोकस दूरी स्मॉल एफ। देन नेक्स्ट बीपी, बीपी, अरे वो वाला बीपी नहीं है, ब्लड प्रेशर वाला कहीं को बीपी वैसे है ना, डेरिवेशन करते करते हो जाता है ना, कई बच्चे को बीपी बढ़ जाता है सर बीपी, अरे वो बीपी थोड़ी, ये बीपी है क्या, वस्तु की दूरी, तो यहां लिखोगे आप बीपी यानी यू। यहां तक क्लियर है बातें। चलो अब इसके अंदर मान रख दो, तो आप लिखोगे, देखना चिन्ह परिपाटी के साथ लिखने थे, तो चिन्ह परिपाटी लगा देता हूं। देखो अब मेरी बात सुनो, बी डैश पी मैंने कहा था ध्रुव को मूल बिंदु मानोगे, क्या मानोगे, मूल बिंदु, और ऊपर की साइड प्लस वाई है, नीचे की साइड माइनस वाई। देखो ये मूल बिंदु ही तो है, ठीक है, देखो ऐसे तो होता है, ऊपर की साइड प्लस वाई, नीचे की साइड माइनस वाई, इस साइड क्या है प्लस एक्स और इस साइड है माइनस एक्स। अरे ग्राफ देखा होगा, ये मूल बिंदु है, ऊपर प्लस नीचे माइनस, इधर प्लस और इधर माइनस, यहां आप खुद खड़े हो ऐसे मूल बिंदु के पास, लेफ्ट साइड है तो माइनस और राइट साइड है तो प्लस। तो देखना यहां देखो सारे बी डैश पी किधर है, मूल बिंदु से इस साइड है, मूल बिंदु से उस साइड नहीं है, इस साइड है, इसका मतलब ये माइनस वी है, ये क्या है माइनस वी। चिन्ह परिपाटी लगा रहा हूं, देख लो मैं, एफ पी मूल बिंदु के इस साइड है, तो ये भी क्या है माइनस एफ है। चलो बीपी, बीपी भी इस साइड ही है, तो ये क्या है माइनस यू। चिन्ह परिपाटी लग गई, किसी को दिक्कत है, सारे के सारे इधर है लेफ्ट हैंड की साइड, तो अपन ऐसे बोल सकते हैं बाएं हाथ की तरफ है, इसका मतलब सारे माइनस, क्योंकि इस साइड होती है माइनस एक्स और उस साइड होती है प्लस एक्स, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, ये आपने वैल्यू निकाली, ये सारे के सारे मान इस अपने समीकरण में रख दोगे। तो देखो सबसे पहले माइनस वी, बी डैश की जगह क्या आएगा माइनस वी, और फिर एफ पी की जगह माइनस एफ। तो देखो ये माइनस पहले से ये वाला माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, ठीक है। अरे एक माइनस तो सूत्र में है और एक माइनस ये है, तो यहां पे जब आप रखोगे तो माइनस माइनस प्लस, नीचे आ जाएगा माइनस एफ, मान रख रहे हो आप। चलो फिर आगे बराबर, अब देखो ये जो आपका बी डैश पी है, ये बी डैश पी आपका कितना है माइनस वी, तो माइनस वी अपॉन में फिर माइनस यू, ये आ गया माइनस यू, माइनस से माइनस आप कैंसिल आउट कर दोगे, तो ये बनेगा माइनस वी एफ, नीचे आएगा माइनस एफ इज इक्वल टू वी अपॉन यू। सही है क्या? इस समीकरण को आप बहुत ज्यादा ध्यान में रखोगे, या आपकी समीकरण हो जाएगी तीसरी, जो आपके बहुत काम में आएगी कल, है ना, या फिर आगे जब मैं आपको बताऊंगा तो ये समीकरण आपके बहुत काम में आने वाली है। इस समीकरण को बहुत ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। अब करोगे आप वजन गुणा, तो वजन गुणा कर दो, तो ये वाला u इस माइनस वी से भी गुणा होगा, ये वाला u इस f से भी गुणा होगा, तो माइनस वी यू प्लस यू एफ इज इक्वल टू माइनस का एफ वी। सही है क्या? बोलो, आपने क्या कर दिया है, गुणा कर दिया है। इसे मान लो समीकरण 4, तो ये वाली आपकी हो गई कौन सी समीकरण 4 हो गई, ये वाली आपकी समीकरण 4 हो गई। नीचे आप लिखोगे समीकरण 4 को u v f से भाग देने पर, तो भाग दे दो माइनस वी यू अपॉन यू वी एफ, ठीक है। पूरी समीकरण को भाग देना है, प्लस यू एफ अपॉन यू वी एफ, तीनों से यू वी और एफ से, ठीक है। फिर माइनस एफ वी अपॉन यू वी और एफ, जो कट रहा है उसे काट दो, तो वी यू से वी यू कट जाएगा, तो यहां बचेगा 1 अपॉन माइनस का 1 अपॉन एफ, प्लस यहां यू एफ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 अपॉन वी
ठीक है। चलो फिर ये एफ भी कटेगा तो माइनस का 1/u, यहां तक आप निकाल लोगे, ठीक है क्या? चलो ये आप कर लेते हो। फिर आगे देखो, अब आपको करना क्या है, 1/f को तो उधर भेज देना है और 1/u को इधर भेज देना है। देखो होगा क्या, 1/v पहले से इधर था, प्लस में वो इधर आके प्लस का हो गया, देखो उधर वो माइनस का, इधर आने के बाद में पक्षांतरण के बाद में ये हो गया प्लस का, और ये इधर माइनस में उधर जाके ये बन गया आपके प्लस का। ये है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u दर्पण सूत्र। ये आपने डेरिवेशन क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया, ठीक है। थैंक यू। तो ये था आपका दर्पण समीकरण। जो आपको करना कैसे है मैं दोबारा बता देता हूं। आपको दो त्रिभुज लेने हैं, समरूप करना है, समरूप करने के बाद दो समीकरण बनानी है, दोनों को बराबर कर देना। चिन्ह परिपाटी याद रखोगे, चिन्ह परिपाटी के साथ में u, v और f के तीनों माइनस में आते हैं, वो मान आपको रखने, ठीक है। थैंक यू।